अगर आपके अंदर कुछ खास बात है तो उसे बाहर की दुनिया में लाना ही पड़ेगा। अगर आप उस खास बात को अपने मन में दबा करके रखते हैं तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। गुड इवनिंग दोस्तों, ये मेरी डीसीए मास्टर क्लासेज की तीसरी वीडियो है जहां से हम लोग फंडामेंटल्स के अंदर निम्नलिखित बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कंप्यूटर के विशेषताओं एवं लाभों को जानेंगे, कंप्यूटर के इतिहास को जानेंगे, कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के भाग जैसे मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, उसी तरह से माउस क्या होता है एवं इनके प्रकार, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर एवं मिनी माउस। मतलब यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे जो मैंने लिखा है कंप्यूटर के भाग जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर, इसके अलावा भी और भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये कल फेस किया था, ये चीजें मैंने कल फेस किया था और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो लड़का कल गलती किया था वो आज ना करें। क्योंकि लगभग लगता है कल शाम को, ठीक है ना, कल शाम को किसी एक स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया और वो बोला कि आप जो पढ़ा रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बताना चाहते हो ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स वो मेरे साथ शेयर किया और वो जो स्टूडेंट था वो हमारे डीसीए मास्टर क्लासेस का मेंबर था। मतलब वो कुछ पैसे पे करके हमारा डीसीए मास्टर कोर्स को ज्वाइन किया हुआ था। उसने 2 दिन तक हमारा वीडियोस को देखा और वो तीसरे दिन कमेंट करता है, बताता है मुझे पर्सनली कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न आपने क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो स्टूडेंट पहले से कुछ ना कुछ जानता था, वो इंटरनेट चला लेता था, वो एमएस वर्ड चला लेता था, फिर भी उसको फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा था। तो जब किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो हमसे प्रश्न करे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। इसके लिए टीचर से पूछ सकता है, अपने फ्रेंड से पूछ सकता है, डायरेक्टली तो किसी को नहीं कर सकता है। मैं इतने दिनों से कंप्यूटर सिखा रहा हूं, आज तक किसी ने भी ऐसा मुझे नहीं कहा कि आप जिस तरह से पढ़ाते हो उस तरह से मेरे को समझ में नहीं आता है। सभी लोगों का पॉजिटिव मैसेज आता है कि आप जो पढ़ाते हो वो अलग तरीकों से पढ़ाते हो, एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाते हो, और मैं जो भी पढ़ाता हूं वो अलग मेथड होता ही है। मैं स्टूडेंट को आगे ले जाने की सोचता हूं, मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहता हूं। जब आप भी मुझसे कॉल पर बात करोगे तो देखना मैं आपको हमेशा अपनों की तरह मैं आपको समझाऊंगा, मेरी यही आदत है। लेकिन वो बंदा नहीं समझा, उसको समझ में नहीं आया। तो इससे मेरे को और आपको यही सीख मिलता है कि अगर आपके अंदर कुछ खास बात है, यानी आपके अंदर कुछ खास बात है, अब वो खास बात कुछ भी हो सकता है। एक खास बात हो सकता है कि आप टैलेंट हो और आप किसी को टैलेंट बनाना चाहते हो। एक खास बात है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आप अपने टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो। एक खास बात यह है कि आप कुछ भी कंप्यूटर में एडवांस नॉलेज जानते हो तो वो किसी और को बता देते हो, लेकिन उसके अंदर ये खास बात नहीं था। जब उसको प्रॉब्लम हुआ तो उसे एक बार पूछनी चाहिए थी कि हाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैं आपको
मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम के जरिए आप मुझसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप भी DCA मास्टर क्लासेज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरी DCA मास्टर क्लासेज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद YouTube पर मास्टर क्लासेज का जो कोर्स है वो नहीं आएगा। ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद अगर आप वीडियो चाहते हैं पार्ट 4, पार्ट 5, तो आपको DCA मास्टर क्लासेज में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि इस कोर्स को मैंने एडवांस तरीके से बनाया है और मैंने एक प्रण लिया था कि आपको DCA में मास्टर बना देना है। तो ये सभी वीडियोस आपको प्राइवेट में मिलेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो जल्द जाकर के ज्वाइन हो जाएं। दोस्त, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं एवं लाभों को समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। मैं जो आपको आज पढ़ाऊंगा उसे आप कृपया करके याद कर लें, क्योंकि 2 दिन बाद टेस्ट होगा और जब आप टेस्ट में टॉप करते हैं तो मुझे काफी खुशी होती है। मैं जो टेस्ट में आपसे सवाल करता हूं वो कहीं एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं समझाता हूं, उसी के अंदर से मैं वहां सवाल करता हूं। दैट मीन्स जो भी मैं समझाऊंगा उसी में से सवाल मैं आपसे करूंगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां जो समझाऊंगा उसे ध्यान से देखते जाना है। तो सबसे पहले क्या आता है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। ये मैं क्या बता रहा हूं, कुछ विशेषताएं एवं लाभ। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। जितना मनुष्य नहीं करता है उससे भी ज्यादा स्पीड से कंप्यूटर गणना करता है, वो भी बिना कुछ गलती के। कंप्यूटर कुछ भी गलतियां नहीं करेगा। मनुष्य गलतियां कर सकता है लेकिन ये कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। अब गलती तब करेगा जब आप गलती करोगे, क्योंकि कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर रहे हो, तो अगर आप कुछ गलती करोगे तो वो भी गलती करेगा। मतलब वो नहीं करेगा, वो जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा, ठीक है ना। अगर आप 2 और 2 जोड़ोगे तो वो 4 बताएगा, कभी भी वो 5 नहीं बताएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। यहां पे है कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। कंप्यूटर जो है वो कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है ना। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट में हम लोग। इसका विशेषता क्या है वो देखिए थोड़ा सा। हम जितनी डाटा को चाहें उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर इतना स्टोरेज होता है जिसमें हम कोई भी वीडियोस, कोई भी ऑडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और उसे जब चाहे तब हम उपयोग में ला सकते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें याद करने वाला है, कृपया करके याद कर लीजिए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप नोट्स में आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नोट्स होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। और ऐसे भी फंडामेंटल्स का जो चैप्टर होता है वो ज्यादा याद करने वाला होता है, तो आप आराम से हमारे नोट्स से भी याद कर सकते हैं। वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, है ना। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो नोट्स हमारा बचा हुआ है, आप नोट्स से भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। जब आप हमारा मास्टर क्लासेस ज्वाइन है तो दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए आगे क्या बात कर रहा है। आगे है
हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसों की लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। मतलब हम लोग कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो बैंकों में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर कर सकते हैं, अस्पताल में कर सकते हैं, पैसों के लेन देन के लिए कर सकते हैं, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम लोग कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। देखो, कंप्यूटर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में इतना ज्यादा सिक्योरिटी होता है कि हम अपने किसी भी सॉन्ग में, किसी भी फोल्डर में, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम पासवर्ड लगा सकते हैं और उसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई अगला बंदा छेड़छाड़ ना करे। और ऐसे भी जब हम लोग अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक यूजर पासवर्ड मांगता है, तो वहां भी हम लोग इसका सिक्योरिटी कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहां पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, हवाई हमला, फायरिंग हमला। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि कंप्यूटर की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कहां पर है, कौन हमला कर रहा है, कहां से हमला कर रहा है। लेकिन ये अनुमति सभी लोगों को नहीं दिया जाता है, ये खास लोगों को दिया जाता है। अब आप सोचोगे कि मेरे पास भी कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है, ऐसा पीसी होता है जिसके जरिए मैं किसी को भी ट्रैक कर लेता कि वो बंदा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है। ऐसा नहीं होता है, किसी को ट्रैक किया जा सकता है ना। अगर वो मोबाइल लिया हुआ है, सिम कार्ड लगाया हुआ है तो ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। ये सभी लोगों का ये एक्सेस नहीं होता है कि वो कर पाएगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि ये चीजें होती है ना। आगे, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। लोग मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी यहाँ पे सवाल मैंने आपको समझाया उसको आप याद कर लीजिएगा आराम से और टेस्ट में टॉप कीजिएगा। मुझे खुशी होगी आप जब टॉप करोगे। मैं कुछ दिन बाद प्राइज का सिस्टम रखने वाला हूं। जो डीसीए मास्टर क्लासेस में टॉप करेगा उसको मैं प्राइज दूंगा और प्राइज जो होगा वो कोरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंच जाएगा। वो हमारे ब्रांड का होगा और सोचो कि हमारा प्राइज जब आपके पास पहुंचेगा तो काफी खुशी होगी आपको कि हाँ हमने ऑनलाइन क्लासेस में टॉप किया और वहां से प्राइज चलकर हमारे घर तक पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट्स होगा। तो ये सुविधा जल्द मैं करने वाला हूं जब कोरियर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो कोरियर स्टार्ट हो चुका है लेकिन ये फुल्ली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी फायदा हो गया है। बात सही है, फायदा तो होगा ही भैया, क्योंकि पैसों की लेन देन करनी होती है, मैनेजमेंट करना होता है, कौन कितना ले गया, कितना लॉस हुआ, कितना आज काम किया, कौन से मजदूर आज नहीं आए, कितना हाफ टाइम किए, फुल टाइम किए, कितना ले गया पैसा। मतलब ये सभी लेन देन हम लोग करते हैं, तो काफी मात्रा में व्यापारियों को फायदा हुआ है कंप्यूटर से, ठीक है ना। आगे, सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। देखो सरकारी में हॉस्पिटल में चले जाओगे या फिर कोई पोस्ट ऑफिस में चले, मतलब जहां भी सरकारी दफ्तर है वहां पे पीसी का इस्तेमाल होता ही है, कंप्यूटर का इस्तेमाल वहां पे होता है ना। जैसे रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज के लिए, शोध के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी देखो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो भी यूज करते हैं नए नए खोज के लिए, नए नए जानकारियां पाने के लिए, शोध के लिए। वायुयान, रेलवे स्टेशन बहुत जगह होता है, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये खुद जानते हो, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर, कंप्यूटर के विकास, है ना, कंप्यूटर के विकास। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंप्यूटर का विकास क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर का विकास क्या होता है, तो पहले हमें इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के जमाने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया, यही कहलाता है कंप्यूटर का इतिहास।
है ना। तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर का इतिहास किसे कहते हैं, मतलब कैसे कैसे डेवलप हुआ, शुरुआत में कैसा था, कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया, कैसे कैसे वो हमारे सामने अब आ चुका है, ये सभी चीजें इसके अंदर आता है। तो चलिए अब हम लोगों का शुरुआत होता है कंप्यूटर के इतिहास। चलिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी। तो एक सवाल आ गया, सबसे पहला जो यंत्र आया था वो कौन आया था, तो अबेकस। चलिए आगे, जो कि ली काई चेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो जो अबेकस था वो कौन बनाया, ली काई चेन, कब बनाया, 16वीं शताब्दी में। बहुत सारा सवाल आ रहा है, इसी जो मैं अभी बता रहा हूं ना, इसी में से मैं छांट करके आपसे लाइव में पूछूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से पूछ दिए। मैं कहीं से नहीं पूछूंगा, जो बता रहा हूं बना वही से मैं सवाल उठा कर दूंगा। चलिए, इसका काम, किसका काम, इसका काम मतलब अबेकस का, ठीक है ना। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था, किसका, अबेकस का। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके बाद आप सोच में भी पड़ जाएंगे। या देखो बगल में आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये है, ये आकार तो बड़ा है ही, बिजली तो ज्यादा लेता ही है, रख रखाव में दिक्कत होता ही है। इतना बड़ा यंत्र रहेगा तो रख रखाव में दिक्कत होगा, बिजली ज्यादा खपत करेगी, मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत था, है ना, दिक्कत था। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे और भी देखो, यह लकड़ी के ढांचा से तैयार किया गया यंत्र था, जो कि हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। देखो ये साफ बताया जा रहा है कि ये लकड़ी का बना हुआ था, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये शुरुआत में जो यंत्र आया वो किसकी चीज का बना हुआ था, तो लकड़ी का बना हुआ था, हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। जब मैं ये जूम कर रहा हूं तो देखो ये मोती जैसा लगा हुआ गोलाकार, इसी के जरिए वो क्या करता था, गणना करता था, ठीक है ना। दिक्कत होता है तो नोट्स में एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग दूसरा में। उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर, है ना, नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था। एक सवाल और आ गया कि 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन निर्माण किया। तो कौन मशीन था, तो नेपियर बोन्स, और कौन किया, तो जॉन नेपियर ने, है ना, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुना का काम किया जाता था। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक के यहाँ पे संख्याएं होती थी और इसी के जरिए वो गुना का कार्य करता था, है ना। तो जो सवाल आ रहा है उसको प्लीज याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे कि तीसरा में ये जो दिख रहा है फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये चक्र जैसा लगा हुआ है, और इस चक्र में 1 2 3 4 5 यानी 0 से लेकर के 9 तक जो है वो अंक है, यानी कि चक्र में 0 से लेकर के 9 तक अंक है। तो समझिए थोड़ा सा, ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। तो कौन किया था, तो ब्लेज पास्कल। कब किया था, तो 1642 में। सवाल आ रहा है। अच्छा, इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। अगर मैं पूछूंगा कि प्रथम मैकेनिकल मशीन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा किसको, ये जो आपको बगल में शो कर रहा है उसको, ठीक है। अच्छा, आप इस मशीन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारे चक्र हैं, जिन पर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। मैंने अभी बताया आपको, कोई हार्ड नहीं है, बस ये थ्योरी वगैरह है, इसको आप याद करना, क्योंकि फंडामेंटल्स में ज्यादातर याद करने वाला होता है, तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत करके याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए। फिर लेबनीज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में गॉटफ्राइड लेबनीज के द्वारा निर्माण किया गया। मतलब देखो, सबसे पहले तो 1971 में आया, क्या आया, लेबनीज कैलकुलेटर। अच्छा, कौन लाया, गॉटफ्राइड लेबनीज, जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ने और घटाने के साथ साथ भाग करने के लिए भी किया जाता था। बस ये यही सिंपल सा है, बस आपको याद कर लेना है कि लेबनीज कैलकुलेटर आया था उस 1971 में गॉटफ्राइड लेबनीज के द्वारा, बस खत्म, जिसका काम जोड़ घटाव गुना था, है ना। यही तो होता है इतिहास, है ना। अभी जनरेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जनरेशन पढ़ेंगे तो और भी हम लोग को नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए।
1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। मतलब 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन आया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम सिर्फ जोड़ना था, घटाना था, गुणा करना था। इसके साथ साथ बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक वर्क में भी किया जाता था। जब आप इसको जूम करोगे तो आप देख पाओगे, है ना। तो इस तरह से था। ओके, 6 में आपके पास है 1930 ईस्वी में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे 1930 में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र आया था। अब इसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं को करने के लिए किया जाता था, मतलब एक भी छूटा नहीं भाई। 1930 में मार्क 1 आया, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन कहलाया, आविष्कारक हार्वर्ड आइकन है, काम क्या था, तब गणनाएं करता था। मतलब सारा तो आंसर आपके पास है, इसको आप याद कर लेना और टेस्ट में टॉप करना। मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट में टॉप करोगे, ठीक है। बस आपको याद करते जाना है, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियोस के बाद। आगे देखो क्या है, सन 1949 में ईडीएसएससी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक सवाल आ गया, ईडीएसएससी कब आया? 1949 में आया। पूरा नाम आपके पास है। ओके, तो ईडीएसएससी नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया। मतलब देखो ये क्या है, ईडीएसएससी नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था? यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता था। आगे देखो, है ना, ये थोड़ा नंबरिंग में दिक्कत हो गया था। अब 1946 में एनिएक, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक सवाल और आ गया, एनिएक कब आया? 1946 में। पूरा नाम आपके पास है। तो एनिएक नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कारक जेपी एकॉट और जॉन मॉचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें कि ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद किया। इसमें जो भी सवाल आ रहा है उसको आप प्लीज बारी बारी से याद कर लेना कि हाँ एनिएक 1946 में आया, इसका पूरा नाम ये है, ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसको जेपी एकॉट और जॉन मॉचली के सहयोग से बनाया गया और अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये हेल्प किया था। ठीक है, आगे देखिए, सन 1950 में ईडीवीएसी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। देखो, यानी 1950 में ईडीवीएसी आया और कौन आविष्कारक कौन था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया। इसका काम था सभी प्रकार के जो गणनाएं वो करता था, बस, है ना। आगे देखो, सन 1951 में यूएनआईवीएसी दैट मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक समान उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। इसमें भी जो सवाल आया 1951 में आया, क्या आया? यूएनआईवीएसी, इसका पूरा नाम आपके पास है। कौन आविष्कार किया? तो जे प्रेस्पर और उसके बाद एक जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा। इसका काम क्या था? इसका काम था सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था, दोनों प्रकार के डेटा को ये मैनेज करता था। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी अब हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। प्लीज आप इन सारे सवालों को अच्छे से याद कर ले, जो भी यहाँ पे MCQ आ रहे हैं वो सभी को याद कर ले, टेस्ट में आपको टॉप करना है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे किस जनरेशन में किस तरह का कंप्यूटर आया था, उसकी साइज कितनी थी, क्या गुण था, स्पीड के मामले में क्या था, कितनी कीमत थी, कितना मतलब यही खर्चीला, कितना बिजली लेता था। ये सभी चीजें हम लोग बारी बारी से जानेंगे, जो कि टीचर लेवल होगा। आप इन सभी बातों को अपने स्टूडेंट के साथ बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आप टीचर्स हैं या स्टूडेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को टीचर लेवल पर भी सिखाता हूँ, इसलिए मैं ये सभी चीजें बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे हो गया या होता है, इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। इतना तक आपको पता हो गया। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये अचंभव करने वाली चीजें हैं। यहाँ पे देखो, सभी जगहों पर आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि 1, 2, 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। इसलिए आप इन बातों से टेंशन ना ले कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया गया है। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। ये बात 100% यहाँ पे राइट है कि अगर आप कहीं पर जाकर देखोगे, लिखोगे, गूगल पे लिखोगे, बुक में देखोगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको अलग अलग थोड़ा सा देखने को मिलेगा। कहीं 1 साल का ज्यादा, कहीं 1 साल कम रहेगा, कहीं 2 साल 3 साल, मतलब 1-2 साल आगे पीछे होता है, लेकिन ये अनुमानित होता है। तो ये सभी चीजें आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का, वो कैसा था, इसमें क्या नहीं था, क्या था, वो चीजें देखेंगे। आप ध्यान से यहां पर आपको देखना है प्रथम पीढ़ी में कि अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास। ध्यान देना एक चीज, कल पार्ट 3 में आपने कंप्यूटर का विकास पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंप्यूटर का विकास। तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा था, ENIAC। आप इसको NIACA बोलो या ENIAC बोलो। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था, मतलब कल आपने इसके बारे में पढ़ा था, तो इसका कौन खोजा था? यहां पे देखो, JP एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से यह तैयार किया गया था। ठीक है, मतलब यह बनाया गया था। कौन? चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रथम पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी में किस तरह का कंप्यूटर आया था, क्या नहीं था, क्या था, वो सभी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां पे साफ साफ बताया गया है कि जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखो एक सवाल फिर यहां पे आ गया, एक सवाल फिर यहां पे आ गया। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो कि ENIAC है, इसको आप ENIAC बोल सकते हो, जिसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो सवाल यहां पे एक और निकला। पहला तो सवाल निकला कि सबसे पहला यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC था। इसका पूरा नाम क्या था? तो आपके बगल में है। अच्छा, जो कि JP एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। राइट। अच्छा, इसके अलावा UNI VAC, EDVAC, EDSSC कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल हैं। यानी ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप याद कीजिए, मैंने आपको कंप्यूटर के इतिहास में इन सारे कंप्यूटर के बारे में बताया था। कंप्यूटर के इतिहास में ये सारे कंप्यूटर थे, जैसे
यहाँ पे EDVSC, EDSSC ये सब सारे थे। तो ये सभी जो हैं वो सभी इसी पीढ़ी के अंदर आते हैं, प्रथम पीढ़ी के अंदर आते हैं, जो कि 1946 से 1956 तक चला था, जिसे ही नाम धरा गया था फर्स्ट जनरेशन। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूं। जब हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर का इतिहास, तो वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये देखो यहाँ पे ENIAC कंप्यूटर, EDVSC आया, EDSSC आया, ये सभी जो आया था वो सभी को प्रथम पीढ़ी में रखा गया था। कौन पीढ़ी में रखा गया था? प्रथम पीढ़ी में रखा गया। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी क्या होता है। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था, जिस पर काम किया गया था, चाहे जैसा कंप्यूटर हो, वो सारा प्रथम पीढ़ी में रखा गया था। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे अभी पिछले पार्ट में, तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में ऐसा ही कंप्यूटर बना था, जो कि पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए कि इसका क्या मतलब ये था, इसका गुणवत्ता, लक्षण, विशेषताएं, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उसमें स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, यानी इसमें आप ध्यान से देखो कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, उसमें स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे जान लेना है। मैं आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूं कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे नीचे में आप ध्यान से यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने, आप टेंशन नहीं लेना आपको, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है तो मैंने ईबुक में समझा रखा है, आप ईबुक से भी समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, ईबुक में मैंने सारा बता रखा है। निर्वात नली, ये जो निर्वात नली है वो इसका हिंदी होता है। ये क्या है? वैक्यूम ट्यूब एक इंग्लिश वर्ड है जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, और वैक्यूम ट्यूब का हिंदी होता है निर्वात नली। तो निर्वात नली एक ऐसी युक्ति है जिसका कार्य निर्वात में विद्युत धारा के प्रवाह पर आधारित है। ये चीज यही होता है। अगला है, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। जैसे अगर आप बैक आओगे तो बैक में आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बैक में आप यहाँ पे आओ, प्रथम पीढ़ी में इतना बड़ा कंप्यूटर है। एक तो इसकी साइज बड़ी है, इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है, खर्चीला भी बहुत ज्यादा ही होगा, ये सभी चीजें होती है। ठीक है, मैं यहां भी रखा है। ओके, आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसमें और भी है, इसमें बहुत ज्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, आगे देखो, संग्रह के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। आप बोलोगे मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है? तो मैग्नेटिक ड्रम के अंदर स्टोरेज किया जाता था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह में हर चीज स्टोर करते हैं। यहाँ पे देखो, संग्रह करने के लिए, संग्रह मतलब स्टोरेज करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। बगल में आप देखो, ये है मैग्नेटिक ड्रम, ये देखो, जिसमें मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय। ठीक है, तो ये होता है, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट में यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ही मंद थी, मतलब बहुत ही कम था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इसकी स्पीड ना बहुत ही कम थी। आगे देखो, मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होता था। आगे देखो, ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता था। राइट, अगला पीढ़ी की बात करो, द्वितीय पीढ़ी, ये सब जो चीजें है ना, वो याद करने वाला है। आप टेंशन ना लो कि मुझे ऐसा, मुझे वैसा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो सभी चीजें मैंने यहाँ पे बता रखा है, वो मैंने नोट्स के अंदर भी डाल दिया है। तो ज्यादातर ऐसा होगा, अगर कोई दिक्कत होता है तो नोट्स में जाकर के आप देख सकते हैं और वहां से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें याद करने वाला ही है। राइट, ये सभी चीजें याद करने वाला ही है, आपको याद करना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, मैं हिस्ट्री सिर्फ समझा रहा हूं आपको। आगे देखो, द्वितीय पीढ़ी 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। कहां से? 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। क्या किया था? देखो बगल में यहाँ पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से कंप्यूटरों में काफी बदलाव देखने को मिला। जैसे आकार में छोटा हो गया, स्पीड इसका बढ़ा, ज्यादा विश्वसनीय होने लगा, लोग ज्यादा इस पे विश्वास करने लगे, स्पीड बढ़ गया, आकार भी छोटा हो गया। देखो आप बगल में देख सकते हो, इसका आकार भी छोटा हो गया था। कब से शुरू हुआ था? 1956 में। और ये कब तक चला था? तो ये सारी प्रक्रियाएं चला था 1956 से 1964, जिसको बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी। राइट, बस यही चीजें, और ज्यादा कुछ नहीं है जनरेशन में। राइट, आपको याद कर लेना है। आगे बढ़िए हम लोग, देखिए अब हम जानेंगे
इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषताएं। तो सबसे पहले देखो ये कम खर्चीला में हो जाता था। अच्छा आगे देखो, प्रथम पीढ़ी से छोटा होता था और रख रखाव में आसान होता था। इसकी स्पीड काफी तेज और विश्वसनीय था, आप इस पर विश्वास कर सकते हो, तेज भी काफी चलता था। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। अच्छा अब आपके मन में होगा ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो देख लो यहाँ पे लिखा गया है, एक ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और विद्युत शक्ति को बढ़ाने या स्विच करने के लिए किया जाता है। मैं सारा जितनी भी चीजें कंफ्यूजन वाली होती है मैं नोट्स में खुद डाल कर रखता हूं। नोट्स में इसीलिए प्रोवाइड कराता हूं ताकि अगर वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप नोट्स का यूज कर सकते हो। अच्छा आगे देखो, प्रथम पीढ़ी से ज्यादा मजबूत है और टिकाऊ भी है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पीढ़ी, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी फिगर भी आप यहां देख सकते हो। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत कम था। बगल में जब देखोगे तो पता चलेगा कि इसकी वजन काफी कम ही होगी। अच्छा, और इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। अच्छा, और आगे थोड़ा सा यहाँ पे आप बात करोगे, यहाँ पे देखो, अभी आपके मन में होगा इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो आप यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली मैंने यहाँ बता रखा है। मैं एक भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होने दूंगा। अगर वीडियो में कंफ्यूज होते हो आप, तो नोट्स आप हमारा एक बार देख लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं ये वादा करता हूँ। वीडियो में कोई दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लाइड के थ्रू बता रहा हूँ, तो अगर कोई दिक्कत भी होता है तो एक बार नोट जरूर देख लो, मैं वादा करता हूँ आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स या माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इंटीग्रेटेड जो ये सर्किट होता है, इसको हम लोग माइक्रोचिप कह सकते हैं। देखो बगल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रोचिप, ठीक है, इसको हम माइक्रोचिप या फिर चिप के नाम से जानते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का समय होता है जिसे अर्धचालक पदार्थ पर लगाया जाता है। आपको सारा समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। हम लोगों ने साइंस में ये सब इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था, सर्किट पढ़ा था, ये सभी चीजें, सिलिकॉन पढ़ा था, ये सभी चीजें पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी गुणवत्ता, लक्षण और विशेषताएं को जानते हैं हम लोग। ये बहुत ही छोटे आकार का होता था, है ना, बहुत कम खर्चीले में तैयार हो जाता था, बहुत कम बिजली लेता था, रख रखाव में काफी आसान था, स्पीड के मुकाबले में प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से काफी तेज था, बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय था, लोग विश्वास ज्यादा करते थे इस पर। सभी पीढ़ियों से ज्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला ये कंप्यूटर था, और इसमें आईसी का प्रयोग होता था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। अच्छा आगे क्या है, चतुर्थ पीढ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा बता रखा है। अब बगल के चित्र में देख सकते हो कि अभी वर्तमान समय में इस तरह की पीढ़ियों का जो कंप्यूटर है वो यूज किया जाता है। इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी, जो कि 1922 तक चली थी, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है इसको। ऐसे भी अभी वर्तमान में ये चल रहा है। ये जो कंप्यूटर है, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो वर्तमान समय में अभी भी चल रहे हैं। अच्छा आगे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी गुणवत्ता, आकार और विशेषताएं को समझो थोड़ा सा। आकार में एकदम छोटा, स्पीड के मामले में काफी तेज, रख रखाव और भी आसान, जहां चाहो वहां ले जाओ, बहुत कम खर्चीले में तैयार, बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ, बहुत ही ज्यादा स्टोरेज की क्षमता, बहुत ही कम बिजली की खपत, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। अच्छा आगे देखो, पांचवी पीढ़ी, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगला यह है पांचवी पीढ़ी। 1982 से लेकर अब तक सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन और भी आ गए हैं, ठीक है, जनरेशन और भी यहाँ पे है। तो 7 जनरेशन भी है यहाँ पे, अभी वर्तमान समय में 7 जनरेशन में चल रहा है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और ऊंचे तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। ये जो लैपटॉप और जो डेस्कटॉप है ना, ये सभी पांचवी पीढ़ी में आते हैं, यानी कि 5th जनरेशन में आते हैं। आजकल मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर भी हो गया, आपको पता होगा। तो ये सभी चीजें जो है वो आपको पांचवी पीढ़ी में आते हैं। तो आगे का जो हमारा चैप्टर है वह है कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, कंप्यूटर का टाइप्स आपको बताना है। तो वो शायद मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो इस वीडियो में मैंने बताया इससे भी ज्यादा एडवांस तरीके से, इससे भी अच्छा मैं नोट्स में आपको दूंगा, ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको नोट्स में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब दिक्कत वाली बात आती है तो मुझे ऐसा फील होने लगता है कि शायद आज आपको दिक्कत हो रहा होगा।
और मैं ये 100% ये कह सकता हूं कि आज आपको जरूर दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें याद करने वाला है। तो आप यहाँ पे सारे मेन जो पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए और सारे को बारी बारी से याद कीजिए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप वहां से जाकर के सारे पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करने वाली चीजों को आपको याद करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा दिया है कि ताकि आप वहां प्रैक्टिकल करें, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंप्यूटर के प्रकार। तो सबसे पहले आकार के आधार पर, जैसे कंप्यूटर जो है टाइप्स है उसका, वो अलग अलग आधार पर है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आकार के आधार पर। अच्छा, आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर्स है, तो आप देख सकते हो 4। कितने? 4। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आकार के आधार पर कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं, तो आपको जवाब देना है 4। पहला सुपर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो। अगला है उद्देश्य के आधार पर। क्या है? उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कितने हैं वो भी आप देख लो। पहला है समान उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। बस ये 2 है, बस यही 2 है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, आपको याद कर लेना है। मैं आपसे पूछूंगा कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को प्रकार बताओ, तो आपको ये बताना होगा। अगला है अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें से देखो सारे सवाल को आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आकार के आधार पर पहला जो है वो है आकार के आधार पर। आकार का मतलब होता है इसकी साइज छोटी थी, इस कंप्यूटर की साइज बड़ी थी, वो कंप्यूटर की साइज ये थी, तो साइज इसमें ज्यादा छोटा बड़ा होगा। ठीक है, और आगे है उद्देश्य के आधार पर। क्या उद्देश्य है, इस कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, मतलब पर्पज के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, ये 3 होता है। तो ये तो सारी चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग बारी बारी से सारे यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं उनका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर क्या है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती है, इसके वजह से इसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है। मतलब सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो तो फास्ट होता ही है, ठीक है, लेकिन इसकी साइज काफी बड़ी होती है और इसकी यहाँ पे वजन भी ज्यादा होता है और ये महंगा ज्यादा होता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले देखो अमेरिका में आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आपको अमेरिका ने ये बनाया था, ठीक है। अब एक बात और कंफ्यूज हो रहे होगे कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है। तो आप देखो नीचे में यहाँ देख सकते हो, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशाला में शोध या खोज इत्यादि बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी, महंगी और मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता है। आगे और देखो आपको और समझ में आएगा, मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। देखो विश्व में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर आया था जिसका नाम था क्रेवन। एक सवाल और आ गया यहाँ पे कि विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था क्रेवन, जो कि 1979 में सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। और भारत में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर आया था वो था 1998 में आया था और जिसका नाम था परम। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे सवाल निकल कर आए हैं जो मैं लाइव आपसे पूछूंगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था क्रेवन, जो कि 1979 में आया था और अमेरिका ने बनाया था। अच्छा, और भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम और ये 1998 में बनाया गया था। चलिए, ये तो हो गया सुपर कंप्यूटर की परिभाषा। आगे बढ़िए, आगे है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका परिभाषा क्या है वो आप देख सकते हैं। यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा।
तो यह कंप्यूटर जो आकार में होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो आकार के आधार पर। अभी क्या पढ़ रहे हो? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं? 4 तरह के, और आपने एक पढ़ा, अब अगला आप पढ़ रहे हो। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। ये सभी चीजें याद करने वाली है, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे है, यहाँ पे अगर स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड तो अन्य कंप्यूटर के जैसा ही होता है, मगर इस पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। मैं आपसे पूछूंगा कि माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में कितने लोग कार्य कर सकते हैं, तो आपको समझाना होगा कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर पर, ठीक है। और वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही छोटी हो चुके हैं, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होती है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब छोटा वाला कंप्यूटर, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मिनी कंप्यूटर, ये भी साइज के आधार पर था। अच्छा, मिनी में क्या है? यहाँ पे मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत ही छोटी होती है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। बस सिंपल है। अरे भाई, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इसकी साइज छोटा होता है, इसकी कीमत और स्पीड दोनों ज्यादा होता है, बस ये खत्म। ओके, आगे यहाँ पे देख सकते हो, मिनी कंप्यूटर का मुख्यतः प्रयोग छोटे छोटे कंपनियां करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये भी साइज के आधार पर है। चलिए देखते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर उनसे तेज गति से कार्य करता है, राइट। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों जैसे पैसों के लेन देन इत्यादि जगह पर किया जाता है। ये सभी चीजें याद करने वाले आपको याद कर लेना, ठीक है, राइट। आगे, समान उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? ठीक है, अब उद्देश्य के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने भी पढ़ा साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, अब हम लोग पढ़ेंगे समान उद्देश्य कंप्यूटर क्या है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है आपका, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह के डेटा को तैयार करना, प्रिंटिंग का काम करना, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना, ये सभी चीजें समान उद्देश्य में आता है। अब क्या क्या आता है वो आप देखो ध्यान से। पहला क्या है आपका? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? यहां देखो, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या है, इसको भी आप समझो। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग के लिए। देखो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि जो फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर होता है वो काफी याद करने वाली चीजें होती है इसके अंदर। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ तो आप पढ़ रहे हो, हमारा नोट्स जो आपके पास सेंड किया जाता है उसको से भी आप रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टेंशन लेना आपको नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में एनालॉग कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उसके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी एनालॉग जो कंप्यूटर होता है इसका प्रयोग मुख्यतः यही होता है कि दाब, तापमान, पारा, लंबाई, मतलब एक तरह से डॉक्टरी वाला जो वर्क है ना उसमें ऐसा यूज किया जाता है। चलो आगे है डिजिटल कंप्यूटर। यह डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में आ ही जाते हैं। जो मैं यूज कर रहा हूं अभी, मैं जिस कंप्यूटर से आपको पढ़ा रहा हूं ये भी डिजिटल कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा या प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर के बजट तैयार करने इत्यादि में किया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आजकल इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं डिजिटल है, आप यूज़ कर रहे हो वो डिजिटल है। लगभग इंडिया में या पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है तो वो होता है डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर घर घर में आपको मिल जाएगा। तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। आगे है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर इसका मतलब क्या है? इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। देखो पहले पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है,
उसके बाद आपने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और इन दोनों का गुण हो गया तो वो हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर में ये दोनों तरह के गुण होते हैं, पहला एनालॉग वाला गुण और दूसरा डिजिटल वाला गुण। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर दोनों का काम करता है। माउस क्या होता है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, स्कैनर क्या होता है और स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, बारी बारी से हम लोग सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे माउस क्या होता है। राइट, माउस क्या होता है, तो आप यहां से देखना, माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए आप कर्सर पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यानी माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कर्सर पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते हैं। कर्सर पॉइंट का मतलब ये अभी देख सकते हो, हमारा जो माउस का कर्सर है वो एडोबी के पास है, यहाँ पे एडोबी इमेज रेडी के पास है, यहाँ पे अलार्म्स के पास है, कैलकुलेटर के पास है। तो ये माउस का जो कर्सर है हम लोग माउस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है माउस, तो माउस के जो प्रकार होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि माउस केवल एक ही प्रकार का होता है, माउस के प्रकार बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि माउस में अधिकतम कितने बटन होते हैं। तो माउस में 3 बटन होते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं, जो कि यहां पे आप देख सकते हो। ये वाला जो बटन होता है लेफ्ट तरफ, लेफ्ट वाले बटन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी बटन, और ये जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बटन। यानी कि लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन और राइट बटन को सेकेंडरी बटन कहते हैं। और ये जो बीच में जो गोलाकार होता है, जो घुमाने वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बटन, जिसको व्हील बटन भी कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से लेफ्ट बटन का यूज समझेंगे, राइट बटन का यूज समझेंगे और स्क्रॉल बटन का यूज समझेंगे। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमारा माउस है और माउस में जो हमारा लेफ्ट बटन है उसकी परिभाषा क्या है। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है, और यदि डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबाते हैं तो आपका फोल्डर चूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूज हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मैंने यहां पे अपना माई कंप्यूटर ओपन किया, अब मैंने इस यहां पे ड्राइव को ओपन किया। अगर मान लो कि मुझे किसी एक फोल्डर को चूज करना है, किसी एक फोल्डर को चूज करना है, तो मैं माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करूंगा। मैं जैसे ही एक बार प्रेस करूंगा तो ये वाला जो फोल्डर है वो चूज हो जाएगा। या मान लो कि मैं कोई सॉन्ग यहाँ पे प्ले करूंगा, तो ये सॉन्ग के अंदर अगर मुझे किसी एक सॉन्ग को सेलेक्ट करना है, चूज करना है, तो मैं माउस का लेफ्ट बटन केवल एक बार दबाऊंगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम लगातार 2 बार दबा देंगे तो ये वाला जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। तो यही चीजें यहां पे समझाया जा रहा था कि अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है, और यदि आप डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम को ओपन कर देता है। साथ ही साथ इस बटन की मदद से आप किसी भी एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और अगर आप उसमें बहुत सारे शेप को लिए हुए हैं, या मान लो अगर आप MS पेंट में काम करते हैं और आपने उसके अंदर बहुत सारे शेप को इंसर्ट किया हुआ है, तो आप इसके जरिए माउस के लेफ्ट बटन के जरिए आप उसको खींचकर इधर से उधर ले जा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है और उसमें मैं इतने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, तो सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आगे यहां पे राइट बटन की बात करूं तो राइट बटन का इस्तेमाल कहां होता है। अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो आप किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जब आपने माउस का लेफ्ट बटन यूज किया था और आपने कोई सॉन्ग बजाया था,
तो ये लेफ्ट बटन के जरिए हम इस पर डबल क्लिक करके सॉन्ग बजा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग राइट बटन दबाएंगे तो ये जो सॉन्ग है इसकी गुण को जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि लेफ्ट बटन से हम लोग किसी फोल्डर को चूज करते हैं, लेकिन राइट बटन से हम लोग उस फोल्डर के प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि भाई आप इस फोल्डर को ओपन कर सकते हो, ओपन इन न्यू विंडो कर सकते हो, पिन टू स्टार्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्लियर शॉर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, प्रॉपर्टीज कर सकते हो। मतलब कि राइट बटन से हम लोग उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। सिर्फ राइट बटन से प्रॉपर्टीज को जाना जाता है। उसके बाद आपको आता है अगला स्क्रॉल बटन, जिसका डेफिनेशन आपके सामने है, आप देख सकते हो। इस बटन, यहां पे देखो, इस बटन का इस्तेमाल किसी बड़े डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने या करके देखने के लिए किया जाता है। मतलब स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम कोई बड़े डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, जो कि 10 पेज का होता है, 20 पेज का होता है, 50 पेजों का होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करके ये चीजें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया, अब जैसे ही माउस का बीच जो बटन होते हैं, ध्यान देना, माउस का जो बीच में बटन होता है ना, तो इस बटन से आप स्क्रॉल करके ऐसे आप नीचे चले जा सकते हो, और इसी बटन से आप यहां से ऊपर चले जा सकते हो। मतलब कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप इस बटन के जरिए ऊपर नीचे करके इसको आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट में आप, अब हम लोग बात करेंगे यहां से माउस के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे माउस के प्रकार। और देखो एक चीज ऊपर में लिखा हुआ यहां पे है, माउस के लेफ्ट बटन को राइट बटन और राइट बटन को लेफ्ट बटन में कर सकते हैं। मतलब माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको राइट में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो राइट बटन होता है उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आप यहां से माउस लिख करके सर्च कर सकते हैं, और माउस वाला जो सेटिंग है उसको आप यहां से ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहां से देखो लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो लेफ्ट बटन वाला बटन राइट में काम करेगा और राइट वाला बटन लेफ्ट में काम करेगा। जब कोई चाहेगा क्लिक करना तो उसे राइट से क्लिक करना होगा, मतलब उल्टा काम करने लगेगा, राइट। लेकिन हम लोगों को क्या जानना है, मेरे को ये जानना है कि माउस के कितने प्रकार होते हैं। तो माउस का जो सबसे पहला प्रकार है वो है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस सबसे पुराना माउस होता है। ये पहले के जमाने में प्रयोग किया जाता था, जो कि यूजर्स को काफी दिक्कत होता था। ये सब अगर मैं पूछूंगा कि सबसे पुराना माउस कौन सा होता है तो आपको बताना होगा कि सबसे पुराना जो माउस है वो है मैकेनिकल माउस। क्या होता था कि मैकेनिकल माउस में सेंसर का प्रयोग होता था, जिसके जरिए हम लोग मूव करते थे। मैं आपको यहाँ शो भी कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली बताया जा रहा है कि मैकेनिकल माउस में रबर की बॉल लगी हुई रहती थी। इससे हम ये जो लिखा हुआ है रबर, यहाँ पे उल्टा यहाँ पे आ रही है, हो गया एक्स्ट्रा, ये गलत है। तो रबर बॉल को पैड पर रखकर किसी भी दिशा में घुमाते थे तो माउस के अंदर सेंसर लगा रहता था, जो कि माउस की मूवमेंट को कैच करता था, और तब जाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस पॉइंटर मूव करता था। ये बहुत पुराना है, इसको कोई यूज नहीं करता आजकल। अगला माउस है ऑप्टिकल माउस। क्या है ऑप्टिकल माउस, ये देख सकते हो। ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है, मगर सिर्फ अंतर इतना है कि ये केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। ये वाला जो मैं इमेज दिखा रहा हूं इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल माउस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। ज्यादातर आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल माउस में एक वायर होता है जिसको मुझे सीपीयू के अंदर देना होता है। अगला माउस है जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस माउस। क्या बोलते हैं वायरलेस माउस। वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं जिसमें कोई भी केबल नहीं होता है। ये माउस कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके लिए आपको एक यूएसबी लगाना होता है जो कि माउस के साथ दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये वाला आपका ऑप्टिकल माउस हो गया। जब आप मार्केट से वायरलेस माउस खरीदेंगे, ध्यान देना कि ऑप्टिकल माउस तो ऊपर था ना, ये है वायरलेस माउस। अगर आप मार्केट से वायरलेस माउस बाई करते हैं तो आपके उसके साथ आपको एक यहाँ पे यूएसबी दिया जाता है। इस यूएसबी को आपको सीपीयू में कनेक्ट करना होगा, तभी जाकर के ये माउस काम करेगा। आप डायरेक्टली इस माउस से कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप इस यूएसबी का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब बात करेंगे मॉनिटर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसे हम लोग वीडियो कहते हैं। एक सवाल और आ रहा है, वीडियो का पूरा नाम मैं टेस्ट में पूछूंगा, आपको यहाँ पे रिमेम्बर कर लेना है।
वीडियो का वर्चुअल यहाँ पे देख सकते हो, डिस्प्ले डिवाइस होता है इसका प्रोनाम। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में कोई प्रोसेस देते हैं तो वो प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में मुझे रिजल्ट मॉनिटर पर देता है। अब मॉनिटर पर क्या दिखाएगा, मॉनिटर के स्क्रीन पर क्या शो करेगा, वो आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मॉनिटर के प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या है, CRT कैथोड रे ट्यूब। ये होता है मॉनिटर के प्रकार। क्या है, यह मॉनिटर आयताकार बॉक्स की तरह होता है जो पहले के जमाने में डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए किया जाता है, मगर ये काफी बड़ा और भारी होता था। मतलब ये पहले के जमाने में यूज किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल लोग नहीं करता है। ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह के मॉनिटर का इस्तेमाल आजकल होता है। अब अगला जो है मॉनिटर, अगला जो मॉनिटर है वो है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मॉनिटर है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि CRT से कम हल्का होता है, परंतु ये काफी महंगा होता है। मतलब जो पहला यहाँ पे टाइप था ये वाला CRT से ये महंगा होता है, लेकिन ये हल्का भी होता है ये मॉनिटर। ओके, चलिए अगला मॉनिटर क्या होता है वो देखिए। अगला है आपके पास LCD लिक्विड इमिटेड डायोड। ये एक ऐसा मॉनिटर होता है जो आजकल सभी घरों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप इसे कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड डेफिनेशन नहीं था। अब बात करेंगे स्कैनर के बारे में। अब यहाँ देख सकते हो स्कैनर क्या होता है, तो स्कैनर का डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी चित्र या अक्षर को किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू उसके जैसा ही कैप्चर करता है, जिसको आप पुनः एडिट करके उसे प्रिंट आउट करके किसी अन्य जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब जो स्कैनर होता है वो तो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि जो स्कैनर होता है वो इनपुट के रूप में लेता है और उसको स्कैन करता है और उसे हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो क्या करता है स्कैनर, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई इमेज है और उस इमेज के जैसा मैं एक और यहाँ पे हार्ड कॉपी के रूप में निकालूं, मतलब कह सकते हैं कि उसको जीरोक्स करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज को आप स्कैनर के जरिए स्कैन कर सकते हैं और उसी के जैसा आप और भी इमेज ला सकते हैं। मतलब ये आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और हूबहू आपको हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट देता है। हार्ड कॉपी का मतलब जैसे होता है ना कि पेज में वो हार्ड कॉपी होता है, तो वो रिजल्ट देता है जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो स्कैनर के प्रकार आप यहां से दे सकते हैं। यहाँ पे पहला है आपके सामने, यहाँ पे है फ्लैट बेड स्कैनर। इसका क्या मतलब होता है, फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग आजकल ज्यादा होता है। इसे हम लोग डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। इस स्कैनर के जरिए किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को इस स्कैनर पर रखना होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करो तो आप इस पर रख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर रखेंगे तो ये जो स्कैनर है वो आपको स्कैन करेगा और उसी के जैसा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला है आपको यहाँ पे सीट फेड स्कैनर। यह भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह काम करता है, मगर इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है और ये स्कैनर उस डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता है और वो डॉक्यूमेंट धीरे धीरे स्कैन होता है। हालांकि इस स्कैनर से आप एक बार में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, मगर इसके अंदर पुस्तक को स्कैन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें ट्रे का इस्तेमाल होता है। देखो ये वाला जो स्कैनर है इसमें आप एक बार में बहुत सारे पेज को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आप इसमें बुक को स्कैन नहीं कर सकते हैं, इसमें पेज को स्कैन कर सकते हैं। राइट, बस यही अंतर है। अगला स्कैनर है आपका यहाँ पे जिसको देखते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। इसके नाम से पता चला होगा, ये वाला जो स्कैनर है इसका इस्तेमाल बड़े बड़े कंपनी में किया जाता है। जैसे आप कोई मॉल में जाते हो, कोई शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां पे क्या करता है कि इस स्कैनर के जरिए डायरेक्ट स्कैन करके प्राइस बता देगा आपको। मतलब आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में कि इस तरह से स्कैनर को लोगों को द्वारा आप देखोगे यहाँ पे हाथ में लिए हुए, और इसके जरिए क्या करता है कि वो बार कोड होता है उसको डायरेक्ट ही स्कैन कर लेता है। राइट,
अब इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैनर होते हैं। देखो अभी एक और स्कैनर यहाँ पे, और ये है आपका ड्रम स्कैनर। क्या कौन सा स्कैनर? ड्रम स्कैनर। आजकल ये स्कैनर बहुत ही ज्यादा प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि इस स्कैनर में छोटे छोटे इमेज का भी यहाँ पे आसानी से स्कैन कर लेता है। मतलब ये जो स्कैनर है ना, ये वाला, इसमें छोटा छोटा इमेज होता है और दिखने में दिक्कत होता है, तो इसके जरिए आप आसानी से उसको स्कैन करके और देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको स्कैन करना काफी यहाँ मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन ये जो स्कैनर है ड्रम स्कैनर, ये आपका मतलब पिक्चर को काफी अच्छा क्वालिटी दे देगा आपको। अच्छा, इसका इस्तेमाल और भी बहुत जगह होता है, जैसे इसका इस्तेमाल बड़ा बड़ा कंपनियां करती है, पुस्तक छापने के लिए करती है, ये सब चीजें करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैनर हैं, OMR स्कैन करने के लिए, BCR स्कैनर, ये बहुत स्कैनर है इसके अलावा भी, लेकिन मुख्यतः यही 4 स्कैनर है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे वर्तमान समय में किया जाता है। प्रिंटर के बारे में, हेडफोन के बारे में, स्पीकर के बारे में और एक UPS के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिंटर क्या होता है। राइट, यहां पे क्या होगा आंसर आपका? देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहां से आपको आंसर देखना है, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब एक सवाल यहां पे आ गया, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस क्यों है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर से कोई भी कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वो प्रिंट करके हमें बाहर की ओर देता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम लोग देते हैं प्रिंटर को कि भाई 4 पेज प्रिंट हो जाओ, 5 पेज प्रिंट हो जाओ, 10 पेज प्रिंट हो जाओ, तो वो कमांड को एक्सेप्ट करता है और हमें हार्ड कॉपी के रूप में बाहर देता है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, और आगे देखो, जो किसी भी दस्तावेजों और चित्रों को कागज या अन्य कॉपी पर प्रिंट करता है। जो किसी भी दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट, और चित्र का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। यानी कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस तो होता ही है, लेकिन ये किसी भी दस्तावेज या चित्र को कागज पर या किसी अन्य कॉपी पर प्रिंट करता है। क्योंकि प्रिंटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज पे प्रिंट करता है, हो सकता है प्लास्टिक पर भी प्रिंट करे, है ना, हो सकता है सैंड पेंट, मतलब बहुत सारे जितने भी है ना, शर्ट और पैंट, ये सभी चीजों पर ये प्रिंट कर सकता है। राइट, आगे देखो, और कंप्यूटर के सॉफ्ट डाटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट डाटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सॉफ्ट डाटा क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और जब हमें उसे प्रिंट करना होता है, तो प्रिंटर के जरिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन जब तक आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाटा है, वो डॉक्यूमेंट आपने ओपन करके रखा है, तो वो सॉफ्ट के रूप में है, वो डाटा सॉफ्ट के रूप में है, क्योंकि वो सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर में शो कर रहा है। लेकिन जब उसको आप प्रिंट करेंगे और बाहर में जैसे पेज के थ्रू या फिर कोई प्लास्टिक में और उसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कागज पे प्रिंट होता है, प्लास्टिक पे भी प्रिंट होता है। तो जब तक सॉफ्टवेयर में है तो वो सॉफ्ट डाटा में आएगा, जब उसको प्रिंट कर देंगे तो बाहर आ जाएगा, तो वो हार्ड कॉपी में बदल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा देखना यहाँ पे कि वर्तमान समय में बहुत सारे प्रिंटर उपलब्ध हैं मार्केट में। अब जो प्रिंटर है वो आपके नीड पर होता है। जैसे मान लो कि आपको छोटा मोटा वर्क करना है, तो ऐसे में आप छोटा सा प्रिंटर लोगे, और अगर आपको बड़ा वर्क करना है तो उसके लिए बड़ा प्रिंटर लोगे। अब छोटा बड़ा में भी बहुत सारे प्रिंटर आते हैं। अगर कोई अलग ढंग का काम करना हो तो अलग प्रिंटर लोगे। अगर मान लो कोई दुकान आप खोलना चाहते हो, एक बड़ा सा दुकान खोलना चाहते हो, फोटोकॉपी दुकान खोलना चाहते हो, तो ऐसे में आप छोटा वाला तो नहीं लोगे प्रिंटर, आप बड़ा वाला ही खरीदोगे। तो यानी कि नीड के अनुसार होता है। हम लोग बारी बारी से ये भी देखेंगे कि प्रिंटर्स कितने तरह के होते हैं और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे सबसे पहला है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंटर आते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टेंस कितने तरह के होते हैं, तो टेंस होते हैं 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के अंडर आते हैं। अच्छा, उसी तरह से पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस के अंदर भी कई सारे टेंस होते हैं। तो उसी तरह से जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये एक कैटेगरी है
इम्पैक्ट प्रिंटर ये एक कैटेगरी है और इस प्रिंटर के अंदर मतलब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रिंटर्स आते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, राइट। ये समझ लो, ये आपका हेडिंग है, ये मेन आपका एक कैटेगरी है। तो यहां पे ध्यान समझना, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये एक अक्षर को प्रिंट करता है और ये जब प्रिंट करता है तब इस प्रिंटर से काफी ज्यादा मात्रा में आवाज बाहर आता है। इस तरह के प्रिंटर में अक्षर को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं और उस पिन पर अक्षर बने होते हैं और उस पिन में स्याही लगे होते हैं जो कि वो किसी पेपर पर छप जाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो जब प्रिंट करता है तो काफी ज्यादा आउटपुट के रूप में आवाज देता है। जब ये चलेगा प्रिंटर्स खट 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 ये आवाज काफी करेगा, क्योंकि ये एक बार में केवल एक ही अक्षर प्रिंट करता है। और दूसरी बात कि जब ये प्रिंट करता है तो ये देखो ये पिन लगा हुआ होता है, पिन, ठीक है, एक पतला नुकीला जैसा पिन लगा रहेगा और ये जो पिन है ना उसमें अक्षर बन के आता है और वो स्याही में लगे होते हैं, तो वही स्याही आपके पेपर को छप जाता है, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट में, थोड़ा सा यहां देख लेना। ये इसमें डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ हानियां कह सकते हो या फिर कह सकते हो कोई मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि मत पूछो। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा आवाज तो करते ही हैं, ये तो कंफर्म है कि आवाज करता है। ये दूसरी बात, किसी भी टेक्स्ट को धीरे धीरे प्रिंट करेगा, मतलब टक 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 बहुत धीरे धीरे प्रिंट करेगा। ये अच्छी क्वालिटी का प्रिंट भी नहीं देगा। जब आप प्रिंट करोगे तो इसकी जो क्वालिटी है ना काफी लो आता है, काफी लो आएगा। अब बात करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले आपके पास आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कौन सा प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंडर आता है। देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें काफी मात्रा में पिनों की पंक्ति लगी होती है, जो कि ये पिन कागज पर टकराते हैं और टकराने के बाद डॉट के रूप में एक समूह बनाता है और फिर ये समूहों का डॉट्स मैट्रिक्स के रूप में समूह बना देता है, जिससे कि एक एक करके टेक्स्ट या चित्र की छपाई होती है। मेरे कहने का मतलब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये उसमें बहुत ही ज्यादा पिन लगा हुआ, पिनों की पंक्ति लगा हुआ रहता है, जो कि ये पिन कागज से टकराता है और टकराने के बाद ये एक समूह बना लेता है और ये जो डॉट वाला समूह है मैट्रिक्स के रूप में वो समूह बनाने के बाद एक एक अक्षर को प्रिंट करता है पिन के जरिए, राइट। अच्छा, आगे बात करता हूं, इसी के बारे में बात करता हूं। ये प्रिंटर एक बार में एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। अगर मैं कभी आपसे पूछूंगा कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके जरिए केवल एक बार में एक ही अक्षर को प्रिंट किया जा सकता है, तो आपको समझाना होगा कि डॉट मैट्रिक्स ऐसा प्रिंटर है जो कि एक बार में केवल एक ही अक्षर को प्रिंट करता है, राइट। अच्छा, इस वजह से इसकी गति काफी धीमी होती है, क्योंकि जब एक बार में केवल एक अक्षर को प्रिंट करेगा तो इसकी गति तो धीमी हो गई है। साथ ही ये काफी मात्रा में आउटपुट आवाज भी निकालता है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं। ज्यादा यूज मतलब ना के बराबर आप आजकल यूज करते हैं इसका। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर ही आता है, लाइन प्रिंटर्स। लाइन मतलब आप समझ ही रहे हो कि लाइन प्रिंटर्स मतलब लाइनिंग्स प्रिंट करेगा। अच्छा देखो, यहाँ ये प्रिंटर्स एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर्स कहा जाता है। इस तरह की प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी तो नहीं होती है, मतलब ये जो लाइन प्रिंटर्स है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स से कहीं ज्यादा अच्छा ही होता है, राइट। अच्छा, आगे बात करो इसको, ड्रम प्रिंटर्स, ठीक है। ये एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें कि एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ था, यहाँ पे एक बेलनाकार ड्रम लगा रहेगा, ठीक है, ड्रम गोलाकार, वो घूमते रहेगा, ठीक है, घूमते रहता है प्रिंटर में। तो ये एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें कि एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ रहता है और ये ड्रम घूमते रहता है और इस ड्रम के ऊपर अक्षर छपा हुआ होता है, इसी ड्रम के ऊपर लगा रहेगा, छपा हुआ रहेगा अक्षर, और जैसे ही ये कागज के संपर्क में आता है तो ये उस अक्षर को छाप देता है, बस। अच्छा, आगे बात करते हैं। अगला आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, यानी ये भी आपका हेडिंग हो गया। जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे अंदर आते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी तो आते हैं ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसी तरह से अब बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इस प्रिंटर की परिभाषाएं क्या है,
इस प्रिंटर्स के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। जैसे देखो, इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो नॉन मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इस ऐसे जो प्रिंटर होते हैं इसमें स्याही का यूज होता है। स्याही मतलब आप समझ रहे हो। अब ये जो स्याही है वो पाउडर का भी हो सकता है या फिर इंक का भी हो सकता है, राइट। इस तरह के प्रिंटर के द्वारा जब आप किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करते हैं तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। साथ ही जब ये प्रिंटर चलता है तो ये आउटपुट के रूप में काफी कम आवाज निकालता है, यानी ना के बराबर होता है। मगर ये इम्पैक्ट प्रिंटर से काफी महंगा होता है, क्योंकि जब आपको अच्छा क्वालिटी देगा तो महंगा तो होगा ही। अच्छा, इसमें देखो, अब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स मतलब इंक का इस्तेमाल ये करेगा। देखो, इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कार्टेज में भरा हुआ रहता है। इसके अंदर एक कार्टेज होता है और उस कार्टेज के अंदर ही वो इंक भरा हुआ होता है। जब फुहार के रूप में कागज पर वो इंक पड़ता है तो छपाई होती है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लगभग ये 15 से 20 सेकंड में एक पेज को ये प्रिंट कर देता है। ठीक है, मतलब एक पेज को प्रिंट करने के लिए लगभग 15 से 20 सेकंड ये ले लेता है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग लेजर प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए लेजर मतलब किरणों का इस्तेमाल करता है। जब हम लोग कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डेटा को प्रिंटर में भेजते हैं तो लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है और इसके अंदर एक टोनर लगा हुआ रहता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। जब ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पर छपाई करता है। दैट मीन्स ये एक ऐसी प्रिंटर होता है जो कि प्रिंट करने के लिए लेजर किरणों मतलब जो किरणों का इस्तेमाल करता है। और ध्यान देना एक चीज यहाँ कि वो किरणों की सहायता से वो ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है और इसके अंदर एक टोनर लगा हुआ रहेगा जो कि ड्रम पर चिपक जाता है और इसी से वो छपाई करता है क्योंकि ये घूमते रहता है। ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इस तरह का प्रिंटर बहुत ही तेज गति से किसी भी अक्षर या चित्र को छपाई करता है। ये लगभग 1 मिनट में 200 से 250 पेज से अधिक प्रिंट कर देता है। ये बड़े बड़े फोटोशॉप में होते हैं, जैसे फोटोशॉप मैंने बोल दिया। ये बड़े बड़े फोटोकॉपी जो यहाँ पे शॉप होते हैं जहाँ पे फोटोकॉपी किया जाता है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको 1 मिनट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेज को निकालना होता है। ठीक है, आगे है आपके पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर की स्पीड काफ़ी तेज होती है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब आप इस प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो ये लागत कम लगता है। जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लागत लगता है और बेनिफिट्स कम होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स है, इसमें काफ़ी कम मात्रा में पैसे लगाने पड़ते हैं और ये ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है। दैट मीन्स अगर मैं फोटोकॉपी करने जाऊँगा तो मुझे 10 पैसे 5 पैसे लगेगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस में 10 पैसे 15 पैसे, मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि काफ़ी कम लागत लगता है। अब बात करेंगे स्पीकर क्या होता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसको कंप्यूटर में गाने सुनने, वीडियो देखने या किसी अन्य तरह के आउटपुट साउंड के लिए सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है। यानी स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि जब हम कोई भी सॉन्ग बजाते हैं, कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो वो हमें आवाज़ दे करके वो सुनाता है, मतलब इंफॉर्मेशन वो भेजता है हमें। अगला है हेडफोन क्या होता है। हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि लेफ्ट और राइट तरफ छोटे छोटे 2 स्पीकर लगे होते हैं। जब हम लोग इसे अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर का आउटपुट जो साउंड होता है वो हेडफोन से आने लगता है, जिससे हम आसानी से कानों में लगाकर सुन सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला में जो है आपका ये है आपका यूपीएस क्या होता है। यूपीएस, तो देखो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल, ध्यान देना यहाँ पे यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो मेन पावर बंद होने पर काम करता है। एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब जो हम लोग घर में पर्सनली यूज करते हैं, जो डेस्कटॉप के रूप में होता है। क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है, जैसे मान लो कि आपके घर बिजली चली गई तो आपका जो पीसी है वो बंद हो जाएगा, और जब आपका पीसी बंद हो जाएगा तो आप जिस डॉक्यूमेंट में काम करते रहेंगे वो भी बंद हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट क्रैश
का हो जाएगा और दोबारा अगर आप चाहेंगे काम करना तो वो नहीं होगा। जैसे मान लो मैं कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ और मैंने उसमें कुछ आधा वर्क कर दिया और लाइट चली गई तो वो आधा भी गायब हो जाएगा, वो सेव नहीं होगा डॉक्यूमेंट, वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर जाएगा। दूसरी बात कि ऐसे आपका कंप्यूटर पर भी प्रभाव पड़ता है, आपका कंप्यूटर क्रैक भी कर सकता है, आप जो सॉफ्टवेयर पर काम करें वो भी दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये दिया जाता है क्योंकि ये जो यूपीएस होता है वो आपको 20 से 30 मिनट तक ये टाइम देता है कि भाई अगर लाइट चली जाती है तो ऐसे में आप आराम से अपने डेटा को सेव करो, एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर यूज करो उसको बंद करो और अपने पीसी को आराम से शट डाउन कर दो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20 से 30 मिनट टाइम दें, हो सकता है आप महंगा यूपीएस लेते हैं तो 1 घंटे का समय देगा, सस्ता देते हैं तो 20 मिनट का देगा, धीरे धीरे 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जैसे जैसे पुराना हो जाएगा आपका यूपीएस वैसे वैसे जो है यहाँ पे बैकअप कम कर देगा। हम लोग सीखेंगे सीपीयू क्या होता है और सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सभी के बारे में भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे और ये जानने की प्रयास करेंगे कि इसका यूज कहां होता है, मतलब किस यहां पे जैसे सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क भी होता है, मेमोरी भी होता है, रैम भी होता है, तो उसका क्या कार्य होता है हम लोग बारी बारी से जानेंगे। मैं आपको फिर से कह देता हूं कि जो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा वो लाइव टेस्ट में भी मैं आपसे पूछूंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीपीयू क्या होता है, राइट। तो यहां पे आप ध्यान से देखें, ठीक है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है। ये जो बगल के चित्र में आप देख पा रहे हैं ये सीपीयू होता है। क्या होता है ये सीपीयू होता है जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो एक सवाल यहां पर हो गया। आगे, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। एक सवाल और आता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा आपका कि सीपीयू, क्योंकि यहां पे मैंने पढ़ा कि जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। 2 सवाल। नेक्स्ट, क्योंकि यही सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है, यहां पे कर लिखा गया है, करता है। दैट मीन्स सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि यही सारे निर्देश होते हैं। जैसे दिमाग क्यों कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोगों को जो भी प्रोसेस करना होता है वो सारा माइंड से करना होता है। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब कर जाता है या हमारा माइंड नेगेटिव सोचने लगता है, मतलब कि जैसा हमारा माइंड सोचता है वैसा ही हम करते हैं। अगर हमारा ये माइंड सोच ले कि आज मेरे अंदर काफी एनर्जी मिला है, मुझे मतलब ये सोच ले कि मुझ में बहुत ताकत है, तो रियलिटी है कि आपके अंदर भी ताकत आ जाएंगी। यानी कि अगर आपका माइंड जो सोचता है वो करता है। अगर आप सुबह में कुछ करते हैं और अगर वो कुछ गलत चीजें हो जाती है तो वो आपका माइंड दिन भर सोचते रहेगा, माइंड वो आपको याद दिलाते रहेगा कि आपने आज ये गलतियां किया। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई अच्छे काम करोगे तो माइंड आपको थोड़ा सा याद करवाएगा, बस उसके बाद फिर से लगेगा कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। तो अच्छे काम को ना माइंड जो है से काफी कम याद करवाता है। इसीलिए यहाँ पे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो भी प्रोसेस होता है वो इसी के अंदर होता है ना। सीपीयू के अंदर अगर आप सीपीयू नहीं रहेगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा। ऐसे तो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वो नहीं रहेंगे तो वर्क कैसे होगा। हाँ, माउस नहीं होता है तो कीबोर्ड से काम चला जाता है, कीबोर्ड नहीं होता है तो माउस से काम चला जाता है। लेकिन अगर ये जो सीपीयू नहीं रहेगा तो वो प्रोसेस कैसे करेगा, राइट। जब इनपुट के रूप में लेगा ही नहीं तो वो आउटपुट के रूप में वो कैसे आपको देगा। चलिए आगे आप देखिए ध्यान से, यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है और उसके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है और फिर बाद में हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है जो कि मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाया जाता है। मतलब यूजर का मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है।
तो जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो कोई भी इनपुट के रूप में डेटा को भेजते हैं तो ये रिसीव कर लेता है, इनपुट निर्देशों को रिसीव करता है। मतलब इनपुट निर्देशों का मतलब जो हम उसको देते हैं इनपुट के रूप में वो उसको रिसीव करता है, और जो सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार वो प्रोसेस करता है और उसी के आधार पर हमें मॉनिटर पर उसका फाइनली रिजल्ट देता है। जैसे देखो ये जो आपका है ये आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। ऐसे तो स्पीकर भी होता है, यूपीएस भी होता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, सॉरी हाँ, और ये माउस है, और ये आपका सीपीयू है, ये आपका ये है ना, ये सीपीयू है। तो यही एक ऐसा इसका कंप्यूटर का दिमाग है जो कि सारा प्रोसेस इसी में होता है। क्यों होता है इसी में? देखिए कीबोर्ड भी इसी में ज्वाइन होता है, माउस भी इसी में ज्वाइन होता है, मॉनिटर का भी एक यहां पे इसी में ज्वाइन होता है। तो कहने का मतलब यहां पे इसका एक मेन प्रोसेस करने वाला है ये मशीन होता है। अच्छा आगे आप बात करोगे, यहां पे देखो, और आगे यहां पे देखो, एक सीपीयू के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कुछ भाग होते हैं। मतलब सीपीयू के अंदर भी कई सारे और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होता है, पावर सप्लाई यूनिट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, एक्सपेंशन कार्ड, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्पीकर इत्यादि। ये जो चीजें होती है वो सीपीयू के अंदर ही लगा होता है। अब इसका कहां मतलब किसका कहां यूज है वो चीजें तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे आप देखिए, ये जो आपका सीपीयू है, आप ध्यान से देखिए, सीपीयू में बहुत सारे यहां पे इंस्ट्रूमेंट है। देखो पावर सप्लाई ये है, ऐसे में बारी बारी से बताऊंगा, अभी आप ध्यान से सिर्फ यहां देखना है। सीडी, डीवीडी सीडी ये है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड ये वाला है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, रैम। मतलब ये सीपीयू के अंदर ही, आप यहां भी देखो सीपीयू के बाहर, मतलब सीपीयू में ही ये पीछे होता है इसका। जैसे देखो ये सब, ये यूएसबी, साउंड आउट इन, माइक्रोफोन, एमआईडीआई, देखो वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, मेन पावर, ये सब सीपीयू के अंदर होता है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो में समझ में नहीं आता है तो हमारा नोट्स आपको सेंड किया जाता है, आप उस नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ज्यादातर वीडियो छोड़ दो, नोट्स से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले यहां पे आप देखो मेमोरी, सीपीयू के अंदर मेमोरी भी लगा होता है, लेकिन मेमोरी बहुत तरह का होता है। मेरे कहने का मतलब सीपीयू के अंदर तो मेमोरी लगा हुआ होता है, लेकिन इसके भी कई टाइप होते हैं, जो कि मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेमोरी क्या होता है, राइट। देखिए यहां आप थोड़े यहां से ध्यान से देखिए, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता और हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाते। मतलब अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं लगा होता तो हम कुछ भी डेटा तैयार करते हैं, कोई भी प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, तो वो डेटा सुरक्षित नहीं होता। हम काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही काम करना बंद करेंगे तो वो भी हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कोई काम का नहीं होगा। कुछ भी कर रहे हैं कोई सेव ही नहीं करेगा, क्योंकि मेमोरी में ही सेव होता है सारा डेटा, तो कोई काम नहीं होगा। एंड मेमोरी बहुत तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, और इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी बहुत सारे मेमोरी होते हैं। मतलब ये एक आपका हेड हो गया, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है ना एक हेड, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट ये टेंस। तो उसी तरह से प्राइमरी मेमोरी एक हेडिंग है, और इस हेडिंग के अंदर कई सारे मेमोरीज आते हैं। जैसे देखो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं तो वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी
के अंदर वो सारे मेमोरी आते हैं जो कि उसका काम सिर्फ यही है कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक वो रीड करेगा, तब तक वो सुरक्षित रखेगा, और अगर आप क्लोज कर देंगे तो वो भी आपका क्लोज हो जाएगा और डेटा सुरक्षित तो रहेगा मगर वो उसी टाइम के लिए रहेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, जिसका हिंदी होता है द्वितीयक मेमोरी। अब देखो द्वितीयक मेमोरी को अगला है सेकेंडरी मेमोरी, जिसका हिंदी नाम होता है द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को बाहर मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यह सीपीयू के बाहर होता है और यह सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। अर्थात आप जब कोई भी डेटा या प्रोग्राम्स को इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा आप रखेंगे वो नष्ट नहीं होगा, वो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। अब जितना क्षमता वाली आप यहां पे मेमोरी यूज करेंगे उतना ज्यादा आप अपनी पीसी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। अब मैं दिखाता हूं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको देखो हार्ड डिस्क आ गया। मैं अगर पूछूं आपसे हार्ड डिस्क कौन मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ड डिस्क क्या होता है। ये भी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये सहायक मेमोरी होता है क्योंकि हेल्प करता है। इसके अंदर हम डेटास, वीडियोस, ऑडियोस रख सकते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग समझते पहले। देखिए हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, मतलब हार्ड डिस्क इसमें स्टोर करेगा कोई भी डेटा, वीडियोस को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। वह चाहे डॉक्यूमेंट हो, वीडियोज हो, सॉन्ग हो, ऑडियो हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, ये स्टोर करेगा और जब चाहे तब आप ओपन करके देख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क कई तरह के होते हैं। अब ये आप किस तरह की कंपनी से लेते हैं, कितना स्टोरेज वाली लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 80 जीबी का भी आता है, 160 जीबी का भी आता है, 320 जीबी का भी आता है, 480, 1 टीबी, मतलब जितना आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको स्टोरेज करने के लिए हार्ड डिस्क मिल सकता है। अच्छा, अगला आपके पास है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। यानी कहने का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सीडी का पूरा नाम क्या होता है तो आपको बोलना पड़ेगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक और सवाल आ गया, अब इसके बारे में समझिए। ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क ही होता है। इसके अंदर भी कई तरह के डेटा को रखा जा सकता है और उसे देखा या रीड भी किया जा सकता है। इसके अंदर आप कई तरह की चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे फिल्म, वीडियो, सॉन्ग इत्यादि, लेकिन इसकी जमाना चली गई। आगे बात करेंगे हम लोग मेमोरी डिस्क क्या होता है। देखिए डिफिनेशन इसका, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जिसमें कि आप कई तरह की चीजों को इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे डीवीडी, मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क के जैसा ही होता है, ठीक है। काम भी लगभग दोनों का समान होता है, मगर इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क ज्यादा क्षमता होती है। पहले जो सीडी में कम होता है लेकिन डीवीडी में ज्यादा होता है। और आगे देखो पेन ड्राइव, जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। आप ये चित्र देख रहे हो, यही होता है पेन ड्राइव। इसका यूज देखो, देखो यहाँ पे ये भी एक तरह का एक्सटर्नल ड्राइव होता है। इसमें भी काफी मात्रा में डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटे होने के साथ साथ काफी सुविधा भी देता है। आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो ये है आपका, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये है आपका SMPS, ठीक है, पावर सप्लाई। क्या ये SMPS, ओके। देखो इसका पूरा नाम, एक्चुअल में इसे SMPS कहा जाता है। फिगर देख लो, इसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ये सब पे लिखा गया सप्लाई होता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। पावर सप्लाई करने के लिए मतलब अगर जैसे बिजली होता है ना, बिजली जब हम इसको सीपीयू को बिजली देते हैं तो सबसे पहले इसी के अंदर जाता है बिजली, और यही बिजली को सप्लाई करके और बाकी का जो प्रोसेस है वो करता है। मतलब ये आपका हो गया कि ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, ये जो है ना, ये इसी में आप मेन लाइन दोगे, मतलब मेन लाइन इसमें दोगे। जैसे ही आप इसको मेन लाइन दोगे तो इसमें ये सप्लाई करके और ये बाहर आपको सीपीयू में भेजता है, ठीक है, ओके। अब ये देखो नेक्स्ट में एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है, राइट। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये एक तरह का कार्ड है
जो कि कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि ये एक तरह का कार्ड ही है, लेकिन ये एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कंप्यूटर की गुणवत्ता को, इसकी क्वालिटीज को, इसकी पावर को एक्स्ट्रा कर देता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर वीडियो ग्राफिक्स का आता है, नेटवर्क कार्ड आता है, मॉडेम। जैसे गुणवत्ता का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कंप्यूटर में कुछ गुण है और मान लो कि आपने कोई कंप्यूटर बाय किया और आप कुछ हार्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और काफी हार्ड सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे में आपका वो कंप्यूटर ज्यादा गुण वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। जब आप ग्राफिक्स कार्ड लगा लेंगे तो आप एडिटिंग वाला काम कर सकते हैं। तो